नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मॉडल की, एक ऐसे सिस्टम की जिसने दशकों तक हमारे समाज और राजनीति पर अपनी पकड़ बनाए रखी। चलिए आज इसे डीकोड करते हैं, परत दर परत समझते हैं कि ये बाहुबली मॉडल आखिर है क्या। तो इस पूरी कहानी को समझने की शुरुआत होती है एक नाम से। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि इस पूरे मॉडल का, इस पूरी व्यवस्था का चेहरा बन गया। मुख्तार अंसारी। ये नाम शायद ही कोई होगा जिसने इसे ना सुना हो। और जैसे ही ये नाम जहन में आता है ना, पूर्वांचल की राजनीति से जुड़ी कई तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। पर सवाल ये है कि ये तस्वीरें हैं कैसी। देखिए, इस एक नाम के साथ तीन चीजें जुड़ी हुई हैं: डर, राजनीति और हिंसा। और सच तो यह है कि यही वो तिकड़ी है, वो कॉकटेल है जो किसी भी बाहुबली की पहचान होती है। ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा जाल बुनती हैं जिससे निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और एक बात, इन तीनों में से जो डर है ना, वो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। असल में ये सबसे ताकतवर हथियार है जिसका इस्तेमाल सब कुछ कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये मॉडल, ये फॉर्मूला आखिर काम कैसे करता है? वो कौन सी चीजें हैं जिन पर ये पूरी पावर स्ट्रक्चर टिकी हुई है? चलिए अब सीधे इस बाहुबली फॉर्मूले को ही डिकोड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जब हम बाहुबली कहते हैं तो उसका मतलब क्या है। देखिए, ये टर्म ऐसे पॉलिटिकल स्ट्रॉन्गमैन के लिए यूज होता है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो और जो पावर, पॉलिटिकल सपोर्ट और सीधी सीधी धमकी के दम पर अपना पूरा दबदबा कायम रखता है। इस मॉडल के पनपने की कहानी शुरू होती है 90 के दशक से। ये वो दौर था जब क्राइम और पॉलिटिक्स का नेक्सस, मतलब गठजोड़, अपने पीक पर था। सोचिए, संगीन क्रिमिनल केस होने के बावजूद विधानसभा में एंट्री हो जाती है। और उसके बाद तो डर और दबदबे के सहारे एक के बाद एक चुनाव जीते जाते हैं। तो कुल मिलाके जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, ये जो इक्वेशन है ना, क्राइम प्लस पॉलिटिक्स प्लस फियर, यही है इस पूरे मॉडल का इंजन। अपराध से पावर मिलती है, राजनीति से प्रोटेक्शन, और इन दोनों को मिला के जो डर पैदा होता है ना, बस वही कंट्रोल का अचूक फॉर्मूला बन जाता है। चलिए अब इस मॉडल के एक और पहलू पर आते हैं, इसका साइकोलॉजिकल एंगल। क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ जोर जबरदस्ती से नहीं होता, इसमें एक डबल आइडेंटिटी, एक दोहरी पहचान बनाने का भी बड़ा खेल है जिससे लोगों की सोच पर असर डाला जा सके। ये जो लाइन है ना, अपराधी जब रक्षक का रूप धारण कर ले, वही पाखंड का चरम है। ये इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। मतलब जब एक क्रिमिनल खुद को मसीहा, ये बचाने वाला दिखाने लगे, तो समझिए पाखंड अपने पीक पर है। ये एक ऐसा जाल है जिसे या तो सपोर्ट पाने के लिए या फिर विरोध की आवाज को दबाने के लिए बुना जाता है। और यहां पर ये दो चेहरे बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ है असली चेहरा, यानी मर्डर, एक्सटॉर्शन, जमीन पर कब्जा, और दूसरी तरफ है एक मुखौटा, रक्षक का, मसीहा का, जो जनता के लिए बनाया गया है। मतलब हकीकत कुछ और दिखाया कुछ और जाता है। तो ठीक है, हमने व्यक्ति की बात की, अब जरा उस सिस्टम की बात करते हैं जिसकी कमजोरियों ने ऐसे लोगों को पनपने का, फलने फूलने का मौका दिया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिस्टम से बड़ा नहीं हो सकता जब तक कि सिस्टम खुद कमजोर ना हो। 60 से ज्यादा, जरा सोचिए, 60 से ज्यादा क्रिमिनल केस, ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी है। सवाल तो यही उठता है कि इतने केस होने के बावजूद भी कोई दशकों तक अपना दबदबा कैसे बनाए रख सकता है? ये सवाल सीधा सीधा हमारे सिस्टम पर उंगली उठाता है। तो इसीलिए ये कहानी किसी एक इंसान की जीत की नहीं है, बल्कि ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी की कहानी है। सीधी सी बात है, जब जब सिस्टम कमजोर पड़ता है, तब तब पावर के ऐसे सेंटर खुद ब खुद बन जाते हैं। और इस नाकामी के पीछे 3 बड़े पिलर थे। पहला, पॉलिटिकल सपोर्ट, मतलब राजनीतिक पार्टियों से मिलने वाला संरक्षण जो एक शील्ड की तरह काम करता था। दूसरा, डरे हुए गवाह, कोई गवाही देने को तैयार ही नहीं होता था तो इंसाफ कैसे मिलता। और तीसरा, हमारा ढीला ढाला कानूनी सिस्टम, जहां केस सालों साल लटके रहते थे और इसका पूरा फायदा उठाया जाता था। तो अब सवाल यह है कि क्या कुछ बदला है? चलिए हाल के कुछ डेवलपमेंट्स को देखते हैं और फिर एक बहुत जरूरी सवाल पर आकर इस बातचीत को खत्म करेंगे। हाँ, पिछले कुछ सालों में तस्वीर थोड़ी बदली है। कोर्ट्स ने कई मामलों में सजा सुनाई है। जो केस दशकों से लटके हुए थे, वो अब अपने अंजाम तक पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक बदलाव की शुरुआत तो है।
लेकिन जो सबसे बड़ा और आखिरी सवाल है वो ये है कि अपराधी तो चला जाता है, पर क्या वो सिस्टम भी बदलता है जो ऐसे अपराधियों को पैदा करता है? क्या हम असल में जड़ पर काम कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब पर ही हमारा भविष्य टिका है।